हेलो दोस्तों, आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और आपकी उसी बिजनेस स्टडी की सीरीज में जो कि हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और सीबीएसई का सिलेबस है। ठीक है, तो इसी सीरीज में मैं आपके चैप्टर 2 प्रबंध के सिद्धांत की एक्सरसाइज 2.1 के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 2.1 में हम प्रबंध के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ठीक है, जानेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत की अवधारणा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्या होता है ये और इसकी क्या महत्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत होते क्या हैं। ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांत निर्णयन एवं प्रबंधकों के व्यवहार के लिए विस्तृत एवं सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। ठीक है, जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो प्रबंधकों के लिए निर्णयन, ठीक है, निर्णयन और उनके व्यवहार के लिए एक सामान्य दिशा निर्देश होते हैं जो इनको गाइड करते हैं। ठीक है, उनके निर्णय लेने में और उनके व्यवहार के प्रति उनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं। तो सबसे पहला है सार्वभौमिक अनुकूलता। सार्वभौमिकता का अर्थ उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों में सामान्य रूप से लागू होती है और प्रबंध के सिद्धांत में यह गुण विद्यमान है। मतलब यह है कि जो सार्वभौमिक का मतलब है, अर्थ है, वो ये है कि जो हर क्षेत्र में समान रूप से लागू होती हो। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पहले चैप्टर में कि जो विज्ञान है वो हर क्षेत्र में समान रूप से लागू होती है। तो क्या थी कि उसकी सार्वभौमिक वो थी, वैधता थी, उसको हर जगह पे माना जाता था। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार ये प्रबंध के सिद्धांतों को भी हर जगह माना जाता है क्योंकि ये हर क्षेत्र में सामान्य रूप से लागू होता है। ठीक है, अगला है सामान्य मार्ग निर्देशन। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान की तरह कठोर नहीं हैं। विज्ञान के सिद्धांतों को कठोरता से लागू किया जाता है परंतु प्रबंध के सिद्धांत को कठोरता से लागू नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, बल्कि ये सामान्य मार्ग निर्देशन होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वो कठोर होते हैं और उनकी कठोरता से पालन की जाती है, करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक हम प्रबंध के सिद्धांतों की बात करें तो प्रबंध के सिद्धांत इतने कठोर नहीं होते और ना ही हम इनको कठोरता से लागू कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारे लिए सामान्य मार्ग निर्देशन होते हैं। ठीक है, जो हमारा मार्ग निर्देशित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो अगला है आपका अभ्यास एवं प्रयोगों द्वारा निर्धारण। प्रबंध के सिद्धांतों का निर्धारण प्रयोगों व अभ्यास द्वारा किया जाता है, अनेक सुधार के पश्चात प्राप्त हुए हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत है इनका निर्धारण प्रयोगों और अभ्यासों द्वारा किया गया है। ठीक है, क्या हुआ कि जब प्रबंधक के सामने सबसे पहले क्या हुई, समस्याएं उत्पन्न हुई। समस्याएं उत्पन्न हुई तो उनको उनके परिणाम यानी उनके सलूशन के रूप में हमें क्या मिला, प्रबंध के सिद्धांत मिले। कैसे मिले, जब हमारे सामने कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो हम उसको ठीक करने का तरीका करते हैं। ठीक, उस पर प्रयोग करते हैं कि कैसे ये ठीक हो जाए और जब वो ठीक हो जाता है तो वो एक तरीके से बाद में जो उसका परिणाम मिलता है हमें, वो एक तरीके से उसका सॉल्यूशन मिल जाता है कि अब आगे से चलकर अगर ऐसी परेशानी कभी भी आती है तो हम उस सॉल्यूशन को वहाँ पर डालेंगे तो हमारी वो परेशानी सॉल्व हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से उन समस्याओं का समाधान करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ उसी को प्रबंध का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, जो कि बहुत सारे सुधार करने के बाद प्राप्त हुए हैं। तो अगला है आपका लोचशीलता। प्रबंध के सिद्धांत जो आज उपलब्ध हैं जरूरी नहीं है कि कल भी हों। जैसे जैसे वातावरण परिवर्तित होगा उनके अनुसार सिद्धांत में भी परिवर्तन करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन क्या बात है कि जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं, वो सेम रहते हैं। ठीक, लेकिन जहाँ तक हम प्रबंध के सिद्धांत की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रबंध के सिद्धांत आज हैं वो कल भी हों। क्यों? क्योंकि हमारा पता है आपको कि वातावरण परिवर्तनशील है और जो प्रबंध होता है वो वातावरण के अनुसार चलता है, परिवर्तित होता है।
इसलिए अगर कल को वातावरण परिवर्तित हो जाता है तो हमें प्रबंध के सिद्धांत को भी परिवर्तित करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगला है मुख्यतः व्यवहारात्मक। प्रबंध के सिद्धांतों का सीधा संबंध मानवीय व्यवहार से है। ये काम करने वाले लोगों में अच्छे संबंधों का होना सुनिश्चित करता है। अब जो ये प्रबंध के सिद्धांत है वो मुख्यतः व्यवहारात्मक है, व्यवहार रूप से ये सिद्धांत। ठीक है, क्या है कि इनका संबंध सीधा मानवीय व्यवहार से होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये लोगों में अच्छे संबंधों का होना निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, अच्छे से रहें। ठीक है, उनमें कोई भी टकराव उत्पन्न ना हो। तो अगला है अनिश्चित। प्रबंध के सिद्धांत अनिश्चित होते हैं क्योंकि इन पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और इनको परिस्थिति के अनुसार लागू किया जाता है। अब जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया है कि ये वातावरण के अनुसार परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार अनिश्चित होता है। प्रबंध का सिद्धांत है जो अनिश्चित है, जरूरी नहीं है कि जो आज है वो कल भी हो। ठीक है, क्योंकि इन पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और इनको परिस्थिति के अनुसार ही लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं देख ली। अब पढ़ेंगे हम प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला है प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। प्रबंध के सिद्धांत एक प्रबंधक को बताते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे काम करना चाहिए ताकि पूर्ववर्ती प्रबंधकों द्वारा की गई गलती दोबारा ना हो। अब जो ये प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो प्रबंधक को यह बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में प्रबंधक को काम कैसे करना चाहिए। ठीक है, ताकि प्रबंधक ने जो पहले गलती कर दी है उसको वो दोबारा से ना करे। ठीक है, अगला है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग व प्रभावी प्रशासन। प्रत्येक संगठन में भौतिक व मानवीय संसाधनों का प्रयोग होता है, अतः प्रबंध के सिद्धांत इनका अपव्यय नहीं होने देते और इनका अनुकूलतम प्रयोग संभव बनाते हैं। अब आपको पता होगा कि कोई सा भी संगठन हो उसमें भौतिक और मानवीय संसाधन दोनों ही उपलब्ध होते हैं और इन दोनों का ही प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रबंध के सिद्धांत है वो क्या करते हैं कि इन संसाधनों की बर्बादी नहीं होने देते और इनका अनुकूलतम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय का अर्थ संतुलित निर्णय है। ठीक है, वैज्ञानिक निर्णय का मतलब यहाँ पर संतुलित निर्णय है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को आवश्यक परीक्षण देते हैं ताकि वो संतुलित निर्णय ले सके। अब जो ये प्रबंध के सिद्धांत हैं वो क्या करते हैं कि वो प्रबंधकों को प्रशिक्षण देते हैं। किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं वो कि जो प्रबंधक है वो संतुलित निर्णय ले सके। ठीक है, अगला है बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना। आज वही व्यावसायिक इकाई जीवित रह सकती है और विकास कर सकती है जो वातावरण के साथ चले। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को इसके योग्य बनाते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारा वातावरण है वो बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, तो इस वातावरण में वही व्यवसाय जीवित रह सकता है, विकास कर सकता है जो कि वातावरण के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मतलब वातावरण परिवर्तित हो रहा है तो उसके साथ साथ उसके व्यवसाय को भी परिवर्तित करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। ठीक है, तो आज अगर व्यवसाय को जीवित रहना है तो उसको वातावरण के साथ चलना पड़ेगा। तो ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो प्रबंधकों को इस योग्य बनाते हैं कि वो वातावरण के साथ चल सके। ठीक है, ताकि उनका व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहे और विकास करे। तो आगे चलते हैं। अब है आपका सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करके उनके सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में मदद करते हैं। कुशल प्रबंधक अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित दामों तथा हर समय उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, अब जो प्रबंध के ये सिद्धांत होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करते हैं जिनसे कि सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा होता है। कैसे पूरा होता है? जैसे कि एक कुशल प्रबंधक ही अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित दाम पर और हर समय उपलब्ध करवा सकता है, जो कि सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करता है।
ठीक है, क्योंकि हर ग्राहक ये चाहता है कि उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उचित दाम पर और हर जगह हर समय पर मिल सके। तो ये क्या है, ये एक सामाजिक उत्तरदायित्व है जो कि एक कुशल प्रबंधक ही पूरा कर सकता है। अगला है प्रबंध प्रशिक्षण शिक्षण एवं शोध। प्रबंध के सिद्धांत से हो रहे लाभ शोधकर्ताओं को इनमें और अधिक सुधार करने की प्रेरणा देते हैं और साथ ही सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करके उन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराते हैं। अब जो ये प्रबंध के सिद्धांत हैं, क्या होता है कि इन सिद्धांतों से जो लाभ हो रहा होता है वो लाभ शोधकर्ताओं को, मतलब जो कि सुधारात्मक कार्य करते हैं, उनको और अधिक सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति होता है जो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, मतलब कि ये जो लाभ हो रहे होते हैं ये शोधकर्ताओं को एक तरीके से लालच देते हैं कि वो और ज़्यादा सुधार करेंगे तो क्या होगा कि उनको और ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो इसलिए शोधकर्ता इनमें और अधिक सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं और इसके साथ साथ ही उनके सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करके उनको शिक्षण और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? प्रबंध की सिद्धांतों के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व को पढ़ लिए। हमने पीछे अभी विशेषताएं भी पढ़ी थी और अब हमने महत्व भी पढ़ लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो कि पेपर में 100% आता है वो स्टार्ट हो रहा है, जो कि प्रबंध के सिद्धांत, जो कि फ्योल ने दिए हैं। ठीक है, पूरा नाम इनका हेनरी फ्योल है। ठीक है, इसे फ्योल के सिद्धांत भी कहते हैं। आपको पता होगा कि प्रबंध के सिद्धांत हैं जो कि 14 सिद्धांत है जो कि फ्योल ने दिए हैं। तो अब हम उनको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कार्य विभाजन। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण कार्यों को विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को रुचि के अनुसार बार बार एक ही कार्य देना चाहिए ताकि विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, कार्य विभाजन का मतलब ये है कि इसमें जितना भी कार्य होता है उन सभी कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक कर्मचारी को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार उसको एक ही कार्य बार बार सौंपा जाना चाहिए ताकि वो कर्मचारी उस कार्य का विशेषज्ञ बन जाए, जिससे कि विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, अब इसके धनात्मक प्रभाव देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर केवल पॉजिटिव व्यूज़ को ही बताया है, नेगेटिव व्यूज़ को नहीं बताया, क्योंकि आप पॉजिटिव से भी नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉजिटिव व्यू ये है कि विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला है कर्मचारी की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है, इससे कर्मचारी की जो कार्यकुशलता होती है वो बढ़ जाती है, वो एक ही कार्य को करने के लिए माहिर हो जाता है, मतलब कि विशेषज्ञ बन जाता है। अगला है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार एवं उत्तरदायित्व साथ चलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा गया और उसके प्रति उसी को उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं तो यह संभव है जब उसे अधिकार व उत्तरदायित्व सौंपे गए हों। इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपते हैं और उस कार्य के प्रति उसी को उत्तरदायी भी ठहराना चाहते हैं तो यह तब संभव हो पाएगा जब आपने उस कार्य के साथ साथ उसको अधिकार और उत्तरदायित्व भी सौंपे होंगे। ठीक है, इसके धनात्मक प्रभाव सबसे पहला है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। इससे लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगला है कर्मचारी के साहस में वृद्धि। इससे कर्मचारियों के साहस में वृद्धि होती है क्योंकि उनके पास कार्य को करने के लिए अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों ही उपलब्ध होते हैं। तो अगला है अनुशासन। इस सिद्धांत के अनुसार संगठनात्मक नियम एवं रोजगार समझौते का अधिकारी एवं अधीनस्थ दोनों को पालन करना चाहिए, जो कि संगठन की कार्यवाही को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो संगठनात्मक नियम और रोजगार समझौते होते हैं इसका पालन उच्च अधिकारी और अधीनस्थ दोनों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से संगठन की कार्यवाही पूरी होती है। अगर इसका पालन ना किया जाए तो संगठन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि उद्देश्य प्राप्ति में देरी हो सकती है या होती है। ठीक है, तो अगला अब इसके धनात्मक प्रभाव भी देख लेते हैं।
बेहतर श्रम प्रबंधन संबंध क्या होता है कि इसमें श्रम प्रबंध में आप संबंध जो होता है वो अच्छा होता है, धीरे धीरे श्रम को प्रबंध करने में जो भी होते हैं वो उनके आपस में अच्छे संबंध बनने लगते हैं। ठीक है। दूसरा है कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि। इससे कर्मचारियों की कार्यकुशलता जो होती है, कुशलता उसमें वृद्धि होती है, वो बढ़ जाती है। तो अगला है आपका आदेश की एकता, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। 100% आदेश की एकता और निर्देश की एकता आता ही आता है। ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वो उसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। ठीक है। और वो कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक कर्मचारी को बहुत सारे अधिकारियों से आदेश प्राप्त हो जाते हैं और फिर उसके चक्कर में वो कोई सा भी कार्य पूरा नहीं कर पाता, अच्छे से नहीं कर पाता। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक समय पर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त हो और वो उसी के प्रति उत्तरदायी हो। ठीक है। इसके धनात्मक प्रभाव क्या है? उत्तरदायिता निर्धारण में आसानी। अब इससे क्या होता है कि उत्तरदायिता निर्धारण में आसानी होती है। सबको पता है कि मैं इसके प्रति उत्तरदायी हूँ तो मुझे इसको उत्तर देना है। ठीक है। अगला है अधीनस्थों की कार्यकुशलता में वृद्धि। जो कर्मचारी अधीनस्थ होते हैं क्या होती है कि उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है। अगला है निर्देश की एकता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समूह के लिए जिनका उद्देश्य समान हो, एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होना चाहिए। निर्देश की एकता का मतलब ये है कि प्रत्येक समूह, प्रत्येक ग्रुप, ठीक है, जिनका कि उद्देश्य समान हो, जिनका उद्देश्य एक हुई हो, ठीक है, एक जैसा हो या एक ही हो, उनके लिए एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना होना चाहिए। ठीक है। अब इसकी धनात्मक प्रभाव क्या है? उद्देश्य प्राप्ति में आसानी। ठीक है। उद्देश्य जल्दी से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। अब जो संगठन होता है उसकी जो कार्यकुशलता होती है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगला है आपका व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को अपने हित के स्थान पर संगठन के हित को प्राथमिकता देना चाहिए। ठीक है। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो कर्मचारी है उसको अपने हित को ना देखकर संगठन के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि संगठन को लाभ होगा तो उससे सभी को लाभ होगा। अगर संगठन का भला होता है तो उससे सभी का भला होगा। ठीक है। इसके क्या धनात्मक प्रभाव हैं? संस्था के लाभ से सभी को लाभ। अभी मैंने आपको बताया कि अगर संस्था को लाभ होता है तो उससे सभी को लाभ होगा जो कि संस्था में उपलब्ध हैं। ठीक है। दूसरा है संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति। संस्था के जो उद्देश्य होता है वो जल्दी से और आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अगला है आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए जो उचित रहन सहन उपलब्ध करा सके। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि कर्मचारी को एक उचित पारिश्रमिक दी जानी चाहिए जिससे कि उनका अच्छे से रहन सहन उपलब्ध हो सके। ठीक है। और इसके धनात्मक प्रभाव क्या हैं? श्रम परिवर्तन दर में कमी। इससे क्या होता है कि श्रम परिवर्तन दर में कमी होती है, मतलब कि कर्मचारी संगठन को छोड़ के जाते नहीं हैं, भागते नहीं हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि जिस संगठन में कर्मचारी को सही सैलरी नहीं मिलती वो उस संगठन को छोड़ देता है, दूसरे संगठन में चला जाता है। ठीक है। दूसरा है कर्मचारियों के प्रोत्साहन व संतुष्टि में वृद्धि। तो अगर कर्मचारियों को सही सैलरी मिलती है तो क्या होता है कि वो उससे प्रोत्साहित होते हैं और उनकी संतुष्टि में भी वृद्धि होती है। वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ अब ठीक है, हमारी सैलरी अच्छी है, अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अब अगला है आपका केंद्रीय तथा विकेंद्रीयकरण। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारियों को पूर्ण केंद्रीय व विकेंद्रीयकरण के स्थान पर प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण को अपनाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण दो होते हैं। ठीक है। लेकिन इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि इन दोनों के स्थान पर प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है। इसका धनात्मक प्रभाव क्या होते हैं? अधिकारियों के कार्यभार में कमी। इससे क्या होता है कि अधिकारियों के कार्यभार में कमी आती है। कैसे कमी आती है? जब अधिकारी प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण को अपनाते हैं तो क्या होता है, इसमें जितने भी
बड़े निर्णय लेने की शक्ति होती है वो अपने पास रखते हैं, और जो छोटे मोटे निर्णय लेने होते हैं उसका अधिकार वो अधीनस्थों को दे देते हैं। जैसे कि बड़े बड़े निर्णय लेने का मतलब कि संगठन के उद्देश्य निर्धारित करना, नीतियां निर्धारित करना है, ये सारी जितनी भी होती हैं बड़े बड़े निर्णय लेने के अधिकार वो अपने पास रख लेते हैं। और जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे क्रय नीति, जैसे क्रय कहाँ से करना है, ठीक है, कर्मचारियों को छुट्टी देना है नहीं देना, ये छोटी छोटी निर्णय लेने की जो होती है अधिकार वो अधीनस्थों को सौंप देते हैं, जिससे कि अधिकारियों के कार्यभार में कमी आ जाती है। दूसरा है बेहतर एवं शीघ्र निर्णय। इससे क्या होता है कि बेहतर यानी अच्छे से अच्छा निर्णय होता है और जल्दी से जल्दी होता है। ठीक है, तो अगला है आपका 9वां सोपान श्रृंखला, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से ये भी तीसरा है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका अभिप्राय एक औपचारिक अधिकार रेखा एवं संदेश वाहन से है जो ऊपर से नीचे की ओर चलती है। ठीक है, सोपान श्रृंखला अनौपचारिक अधिकार रेखा है जो कि ऊपर से नीचे की ओर चलती है। ठीक है, जिसमें संदेश वाहन होता है। ठीक है, अब एक और चीज है आपका समतल संपर्क। समतल संपर्क भी सोपान श्रृंखला के अंदर का ही एक भाग है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अभिप्राय आकस्मिकता के समय सामान्य स्तर के कर्मचारियों द्वारा सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है ताकि संदेश वाहन में देरी ना हो। ठीक है, क्योंकि जो आपका सोपान श्रृंखला है ये एक औपचारिक अधिकार रेखा है। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसमें संदेश वाहन होता है। ठीक है, लेकिन जो समतल संपर्क है इसमें क्या होता है, यानी कि आकस्मिकता के समय यानी इमरजेंसी टाइम में सामान्य स्तर के कर्मचारियों द्वारा सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता है ताकि संदेश वाहन में देरी ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक अधिकार रेखा ये है और दूसरी अधिकार रेखा ये है। ठीक है, आप इस स्तर पे हो और ये आपके सामने आपके बराबर के स्तर पे ये है। अगर आपको कोई क्या है कि संदेश वाहन करना है, तो अगर आप सोपान श्रृंखला का प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ से संदेश वाहन इस दिशा में भेजना पड़ेगा और फिर यहाँ से आपका संदेश वाहन यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, जिसमें कि बहुत देरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सीधा अपने संदेश को यहाँ से यहाँ भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समतल संपर्क का प्रयोग करना होगा, जो कि सामान्य स्तर के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब जिस स्तर पर आप हो इसी लेवल के कर्मचारी को आप अपना संदेश भेज सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अब अपना संदेश भेजना चाहते हो तो समतल संपर्क के जरिए इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक की बजाय आप यहाँ से सीधा यहाँ तक ही भेज सकते हो, जिसमें आपका समय भी बचेगा और संदेश वाहन में देरी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है समतल संपर्क। अब देख लेते हैं कि इसके धनात्मक प्रभाव क्या होते हैं। सूचनाओं का व्यवस्थित प्रवाह। ठीक है, जो सोपान श्रृंखला है इसमें सूचनाओं का व्यवस्थित प्रवाह होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सूचना जाती है और समस्याओं का शीघ्र हल हो जाता है। अगर आपको समस्याओं का शीघ्र हल करना है तो उसके लिए आपको समतल संपर्क का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको ऊपर अभी समझाया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति अपने सही स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु हो या व्यक्ति हो सबको अपने सही स्थान पर होना चाहिए ताकि जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तो इनको ढूंढने में समय की बर्बादी ना हो। ठीक है, तो इसके धनात्मक प्रभाव भी देख लेते हैं। तो इसका पहला है बेहतर अनुशासन। इससे क्या होता है कि डिसिप्लिन बना रहता है और दूसरा समय की बर्बादी नहीं होती। अगर उनकी ज़रूरत पड़ जाए तो उनको ढूंढने में समय की बर्बादी नहीं होती। ठीक है, अब है आपका समता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों से निष्पक्षतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि उनमें काम के प्रति समर्पण भावना विकसित हो। ठीक है, समता में यह बताया गया है कि जो प्रबंधक होते हैं उनको अपने अधीनस्थों से निष्पक्षतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के उनसे बातचीत करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो कर्मचारी या अधीनस्थ होते हैं वो अपने काम के प्रति समर्पण भावना में विकसित होंगे। ठीक है, मतलब उनसे क्या होगा कि उनके काम के प्रति उनका समर्पण बढ़ेगा, जिससे कि वो काम को अच्छे से करेंगे और समय अनुसार करेंगे, ज़्यादा संसाधनों की बर्बादी नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि संगठन के उद्देश्य सफलतापूर्वक हम समय अनुसार प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इसके धनात्मक प्रभाव क्या होते हैं,
पहला है कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं। अगर कोई अधिकारी उनसे अच्छे से व्यवहार करे, अच्छे से बातचीत करे, तो क्या होता है, इससे कर्मचारी संतुष्ट रहता है और अपने काम के प्रति जागरूक रहता है और अच्छे से करता है। दूसरा है संगठन के प्रति समर्पण भावना। ठीक है, अगर अधिकारी कर्मचारियों से सही से बात करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि कर्मचारियों की संगठन के प्रति समर्पण भावना में वृद्धि होती है, संगठन से उनका लगाव बढ़ता है। ठीक है, अगला है आपका कर्मचारियों में स्थायित्व। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों में स्थायित्व बना रहना चाहिए ताकि काम कुशलतापूर्वक जारी रहे। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि कर्मचारियों में स्थायित्व बना रहना चाहिए, मतलब कि कर्मचारी ऐसा ना हो कि बार बार संगठन को छोड़कर जा रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि काम कुशलतापूर्वक नहीं जारी रह पाएगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कर्मचारियों में स्थायित्व बना रहना चाहिए ताकि काम को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, कार्य कुशलतापूर्वक जारी रहे। ठीक है, इसके क्या धनात्मक प्रभाव हैं, तो पहला है कम प्रशिक्षण लागत। तो इसका पहला पॉजिटिव व्यू ये है कि इसमें कम प्रशिक्षण लागत आते हैं। कैसे, अगर कर्मचारी बार बार छोड़ के जा रहा है तो नए कर्मचारी आएंगे जिनको हमें प्रशिक्षण ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिसमें कि खर्च बढ़ जाएगा। अगर पहले के कर्मचारी ही संगठन में होंगे तो उनको पहले से प्रशिक्षण दिया हुआ होगा, तो उनके ऊपर दोबारा से प्रशिक्षण का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कम प्रशिक्षण लागत आती है। अगला है कर्मचारियों के विश्वास में वृद्धि। इससे क्या होता है कि कर्मचारियों के विश्वास में भी वृद्धि होता है। वो समझ जाते हैं कि हाँ, अब हमारी जो जॉब है वो सिक्योर है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत और नहीं है, यहीं पर हम रहेंगे। ठीक है, तो अब है आपका पहल क्षमता। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में कर्मचारियों को योजना बनाने और लागू करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यह सिद्धांत यह बताता है कि संगठन में कर्मचारी को योजना बनाने और लागू करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, इसके धनात्मक प्रभाव क्या हैं, कर्मचारियों की सोच शक्ति में वृद्धि। इससे क्या होता है कि कर्मचारियों की सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है। कर्मचारियों निर्णय लागू करने में सहायक, कर्मचारियों का निर्णय लागू करने में सहायक। इससे क्या होता है कि निर्णय को लागू करने में कर्मचारियों का सहयोग भी हमें मिल जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कार्य जल्दी पूरा होता है। ठीक है, अब है आपका लास्ट है जो कि सहयोग भावना। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना के विकास का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों के बीच में टीम भावना के विकास पर जोर देना चाहिए, प्रयास करता रहना चाहिए ताकि सारे मिलकर एक टीम में काम कर सकें। ठीक है, इसके धनात्मक प्रभाव क्या हैं, तो पहला है उद्देश्य की प्राप्ति में आसानी। अगर सारे मिलकर काम करेंगे, टीम भाव में काम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उद्देश्य आसानी से और जल्दी प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा है मधुर संबंध। इससे क्या होगा कि उनमें अच्छे संबंध, मधुर संबंध बने रहेंगे अगर वो टीम में रहते हैं, एक टीम में यानी कि एक ग्रुप में मिलकर कार्य करते हैं तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके 14 सिद्धांत थे जो कि समाप्त हुए, मैंने आपको बता दिए, पढ़ा दिया और समझा दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका समाधान करूँगा। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इस एक्सरसाइज में यहीं तक था, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी उसको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट करके बताएं ताकि मैं आगे से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूँ। और अगर आपके कोई दोस्त है जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और अंत में एक लाइक तो बनता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके अगले एक्सरसाइज के साथ मैं अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।